नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरामृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रम् कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्। प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। आप सबके सब श्रेष्ठ चिकित्सक हैं। पूरा भारत आप लोगों को जानता है। आप लोगों को मालूम नहीं है कि YouTube में जो लोग भी आयुर्वेद को सीखने वाले लोग हैं, आयुर्वेद को जानने वाले लोग हैं, पूरी दुनिया में लोग हमें देख रहे हैं। आयुष दर्पण का जो प्लेटफॉर्म है, ये बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। और मुझे यूएस से कोई डॉक्टर्स का फोन आता है, कनाडा से आता है, जो हमारा आयुष दर्पण देखते हैं। और वो लोग को शशि मैम का केस टेकिंग सबको पसंद है। मतलब सबको, सब लोग जानते हैं। तो आप लोग जो काम कर रहे हैं यहाँ पे जुड़ के, केस टेकिंग और केस डिस्कशन, ये पूरी दुनिया देख रही है। आयुर्वेद जगत में आप लोग फेमस स्टार्स हैं। आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर कुछ सब लोग को को होस्ट बना दिया हूँ। अगर कोई कारण से मैं यहाँ पे नहीं रह पाया तो आप लोग इसको जरूर चलाते रहिएगा। मैं आज अरोचक पे कुछ बात करूंगा। हम लोग रोज कोई ना कोई टॉपिक पे बात करते हैं। जब भी हमारे पास पेशेंट आता है ना कि उसको खाने में टेस्ट नहीं आ रहा है, तो हमें ये देखना चाहिए कि उसका क्या हेतु है, कौन सा दोष बिगड़ा हुआ है। अरोचक बोलने से ही नहीं चलेगा। वातज पित्तज कफज क्या चीज हो रहा है। तो कभी कभी क्या होता है कि जीर्ण ज्वर, पुरा, पुराना बुखार है, अग्निमांद्य है, उसके वजह से अरोचक हो जाता है। तो इसमें लंघन हम कराते हैं। अगर तरुण ज्वर है तो लंघन कराएंगे, जीर्ण ज्वर है तो हम जीर्ण ज्वर की चिकित्सा करेंगे। लेकिन पहले थोड़ा समझते हैं कि अरोचक होता है, उसका संबंध जाठराग्नि से होता है और आम से संबंध होता है। अब इसके साथ में अगर वायु का अनुबंध है, आमावस्था है, अग्निमंद है, तो वायु की वजह से मुंह का स्वाद जो है वो कषायस्यता, मतलब मुंह का स्वाद कसैला होगा और विषदत्व बहुत ज्यादा बड़ा होगा। अगर पित्त का प्रकोप है तो मुंह का स्वाद कड़वा होगा, तिक्त रसात्मक होगा। या फिर जो उपकाई वगैरह भी आएगी वो तिक्त आएगी बहुत ज्यादा। कफ का अगर अनुबंध होगा तो लवणास्यता होगा और हुरलास होगा, जी मिचलाएगा, उल्टी आने जैसा मन होगा। तो ये लवणास्यता, मतलब वात का कषायस्यता, पित्त का तिक्तास्यता और कफ का लवणास्यता। तो अरोचक रहा तो क्रॉनिक फीवर के लिए अलग रहता है चिकित्सा। और अगर ये ऐसा तरुण रहे तो लंघन करना पड़ता है। अब अरोचक जीर्ण ज्वर से है या पुराना है, क्रॉनिक है, पेशेंट को खाने का मन ही नहीं करता है। अगर उसको आप ढोकला दे दीजिए या खमंग दे दीजिए, जलेबी दे दीजिए, टेस्ट ही नहीं आएगा। कितना भी अच्छा से अच्छा चीज दीजिए, उसको टेस्ट नहीं आ रहा है। तो इसमें हमें तिक्त रस का गंडूज धारण करना चाहिए। पहले के जमाने में लोग ब्रश और मंजन नहीं होता था, तो क्या करते थे कि नीम के दातुन से ब्रश करते थे, दातुन करते थे। तो अपने आप जीभ का जो टेस्ट बड है वो जागृत हो जाता था। इसी तरह से पहले के जमाने में खाने के बाद तांबुल सेवन कराया जाता था। तो अभी एक दो दिन पहले तांबुल पे बात भी हो रही थी। तो वो कटु रस, तिक्त रस, रसात्मक होता है, तो टेस्ट बड को अच्छा करता है।
आज के जमाने में हमें तिक्तरस का गंडूश करना बहुत जरूरी है। तो नीम का काढ़ा बना के या स्वरस निकाल के बहुत ज्यादा और गंडूश धारण करना अरोचक की सबसे अच्छी चिकित्सा है। अब कोई कोई व्याधियों से रिलेटेड अरोचक होता है, जैसे कि प्रमेह जन्य अरोचक। अगर शुगर की बीमारी है या प्रमेह है और उसमें अरोचक है, तो इसमें अन्न को चबा चबा के खाना है। जितने दांत दिए हैं उतनी बार खाने को चबाना है, उसका आस्वाद लेना है और फिर खाना है। लोग क्या करते हैं कि एक बार दो बार चबा के और निकल जाते हैं। अगर कभी उल्टी हो गया ना तो चावल वैसे का वैसे ही निकल जाता है, दाल वैसे का वैसे ही। तो ये गलत बात है। अन्न को चबा चबा के खाना चाहिए। दांत हमें इसलिए दिया गया है। दूसरा है कि पद्मक आदि चूर्ण करके आता है, वो मधु के साथ जीभ पे प्रतिसारण करना है। या हमारे सर के फॉर्मूला बुक में देखिए, मैं अभी फॉर्मूला बुक पीडीएफ डालूंगा ग्रुप में, जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में है वो लोग देख सकते हैं। तो वो पीडीएफ है, उसमें सत सुप्ति का चूर्ण करके एक है। तो वो हमारे सर का फॉर्मूला है, उसमें क्या क्या कंटेंट्स है आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो सत सुप्ति का चूर्ण को जीभ में मधु के साथ मिक्स करके और प्रतिसारण करना है। उससे बहुत ही बढ़िया फायदा हो जाता है। उसके बाद में ज्वर और अरोचक रहता है। तो बुखार की वजह से, एक मिनट रुकिए। तो अगर ज्वर है और अरोचक है, तो पुनरावर्तक ज्वर का जो क्वाथ है, ये भी हमारे सर के फॉर्मूला बुक में है, या भैषज रत्नावली दूसरे ग्रंथों में भी पुनरावर्तक ज्वर का क्वाथ, उसका हमें सेवन करना है। और स्वर्ण सुच्छेखर रस को दाड़िमा वलय के साथ हमें सेवन करना है, तो उससे फायदा होता है। किसी किसी का क्या रहता है कि चिड़चिड़ा स्वभाव रहता है, और यकृत के साइड में हेपेटोमेगली रहता है, उष्णता रहती है ज्वर के वजह से। तो उसको हम क्या करते हैं कि परवल का दातुन, कड़ू परवल का दातुन या नीम पत्र, इनसे इनका रिलेशन मतलब जोड़ के मंजन अंजन बना के, या नीम के दातुन से हमें ये दंत धावन करना चाहिए। या हम क्या करते हैं, नीम का चूर्ण ले या परवल का चूर्ण ले, दोनों को मिक्स करें और ब्रश में लगा के और दंत धावन करना है। इससे ज्वर के वजह से जो अरोचक आया है वो पूरा ठीक हो जाता है। इसके बाद में विषम ज्वर रहता है और अरोचक रहता है। विषम ज्वर मतलब जैसे संतत ज्वर, सतत ज्वर, अन्य दुख, तृतीय, चतुर्थक, ऐसे ज्वर जो रहते हैं, जैसे कि 24 घंटे वाला बुखार, दिन और रात में आने वाला, 24 घंटे में एक बार आने वाला, या फिर रोज आने वाला, या फिर एक दिन का ब्रेक लेके आने वाला, या 2 दिन का ब्रेक लेने वाला, ऐसे जो ज्वर रहते हैं विषम ज्वर, उसमें जय मंगल रस 125 mg खाने के साथ में लेने से अरोचक ठीक हो जाता है। इसके बाद में गर्भिणी को अरोचक अगर है, गर्भिणी को अरोचक है और सर्दी हो रहा है प्रेग्नेंट लेडी को, तो उसमें आमलकी और सेंधा नमक, इसको लेके मोर मुंह में डालना है और थोड़ा थोड़ा चूसना है, आंवला और सेंधा नमक। इससे गर्भिणी का अरोचक ठीक हो जाता है। इसी तरह से पंच पल्लव जो होता है, उसके पत्तों को कूट के और उसका काढ़ा बना के और उसका गंडूश करने से गर्भिणी का अरोचक ठीक हो जाता है। इसी तरह से पिचू धारण करना, उससे फायदा होता है। या वज्र छार करके आता है, अदरक और मधु के साथ मुंह मुंह चाटन करने से गर्भिणी अरोचक में फायदा होता है। या जो बूढ़े लोग रहते हैं, वृद्ध लोग, जो सीनियर सिटीजन रहते हैं, उनको अरोचक रहता है। अब उनका मेंटल स्ट्रेस रहता है, अकेलापन रहता है, जो भी कारण होते हैं, तो वृद्ध वृद्ध लोग को जो अरोचक होता है, उनको वंग भस्म, स्वर्ण मालिनी वसंत और गुड़ुचि सत्व को मिक्स करके शहद के साथ जीभ पे चटाना है और जीभ पे ही रखना है। तो जो बुढ़ापे के वजह से अरोचक आया है, वो अवस्था ही वैसी रहती है। तो वंग, स्वर्ण मालिनी वसंत और गुड़ुचि सत्व, इसका प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। जो लोग बहुत मेहनत करते हैं और उनको अरोचक है, मेहनत करके आए हैं और उनका अग्नि विषम हो गया है, तो उनको क्या करना है कि शुंठी लेना है, और जो गाय का धारोष्ण दूध है या बकरी का धारोष्ण दूध, पहला जो दूध आया है, उसके साथ मिक्स करके शुंठी के साथ सेवन करना है। तो उनको अति श्रम जन्य जो अरोचक है उसमें फायदा होता है। इसी तरह मैं जो भी बता रहा हूँ, ये मेरे आदरणीय गुरुजी वैद्य समीर जमदग्नि सर जी के नोट्स हैं। और ये कुछ मराठी में है, कुछ हिंदी में है। जिन लोगों को मराठी नहीं आती है, वो लोग पढ़िए, नहीं समझ आएगा तो मुझे कॉल करिए, मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये ज्ञान कहाँ से मिल रहा है वो इम्पोर्टेंट है। वो कौन सी भाषा हो वो जरूरी नहीं है। पहले था कि लोग संस्कृत ही बोलते थे,
तो अब बहुत सारे लोगों को संस्कृत नहीं आती थी, लेकिन ज्ञान देने वाला जो जिस तरह से दे रहा है उसको कोशिश करना चाहिए कि हमें ज्ञान प्राप्त हो। उसमें ये नहीं होना चाहिए मराठी नहीं आती, संस्कृत नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती। आप कोशिश करिए, आपको नहीं आएगा आप कॉल करिए, मैं आप लोग को बताऊंगा। तो जो मृद भक्षण जन्य पांडु है, उनकी कमी है और अरोचक है। एनीमिक पेशेंट को अरोचक है तो कपित्ताष्टक चूर्ण है या दाढ़ी माती चूर्ण है, ये अगर दें खाने के लिए सुबह शाम, तो मृद भक्षण जन्य पांडु या रक्ताल्पता और अरोचक में बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी को ग्रहणी रोग है, अर्श रोग है, अतिसार है, ये बारी बारी से आ रहे हैं और अरोचक है, तो एक आता है चविकासव, वो अगर पीने के लिए दें और दाढ़ी मास्टक चूर्ण दें तो उससे अरोचक ठीक हो जाता है। किसी किसी को श्वेत प्रदर होता है, लिकोरिया की प्रॉब्लम है, रजोदुष्टि है और अरोचक है। और जो छोटी बच्चियां होती हैं उनको ये व्हाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम होता है, तो उसमें अगर पित्त और वात के सिम्टम्स दिख रहे हैं, पित्त मतलब हीट बहुत ज्यादा बढ़ा है और पेन भी हो रहा है, डिस्मेनोरिया भी हो रहा है, हीट भी बढ़ा है, तो द्राक्षारिष्ट दे पीने के लिए, या गौड़ारिष्ट गुड़ से बनाया हुआ अरिष्ट दे, वो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर कफ और वात जन्य संप्राप्ति है, स्टिकी स्टिकी जो ये व्हाइट डिस्चार्ज हो रहा है, क्लॉट्स आ रहे हैं, कफ के भी सिम्टम है, बात के भी हुरलास वगैरह हो रहा है और डिस्मेनोरिया हो रहा है, तो द्राक्षारिष्ट और लोहासव दें। अभी मैं आप लोगों को ये बात बोलना चाहूंगा कि ऐसा इस तरह से विश्लेषण करके कोई भी चिकित्सा नहीं बताता है। पूरे इंडिया में बड़े बड़े वैद्य लोग हैं, लेकिन हमारे जो जमदग्नि सर हैं, उन्होंने देखिए हर व्याधि में, हर अवस्था में अरोचक होता है उसके लिए चिकित्सा कितना क्लियर क्लियर बताया है, और उसके नोट्स मेरे पास है। मैं सौभाग्यशाली हूँ और आप लोग भी सौभाग्यशाली हैं कि इस तरह से चिकित्सा आप लोग के पास ट्रांसफर हो रही है। अभी मेरा सुनिए आप लोग और नोट्स भी देखिए तो आप लोग को सब चीज समझ आएगा। अब मेदो रोग में अरोचक होता है, इतना मतलब सूक्ष्माति सूक्ष्म कौन अभ्यास करता है कि मेदो रोग का अरोचक अलग है, बुढ़ापे का अरोचक अलग है, गर्भिणी का अरोचक, ये हमारे आदरणीय गुरुजी ने ये किया है, इसीलिए हम उनको अपना गुरुजी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने इतना स्टडी किया है और वो हम लोग को सिखाया है। तो मेदो रोग है और अरोचक है, तो कल्याणक अवलेह आता है, उसका प्रतिसारण जीभ पे लगा के रखना है, उससे अरोचक ठीक हो जाता है। इसी तरह से अगर स्ट्रेस है बहुत ज्यादा, किसी ना किसी बात से स्ट्रेस है, मानसिक तनाव है बहुत ज्यादा और अरोचक है, तो उसमें शतावरी कल्प देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। धातु क्षय अगर होगा तो स्वर्ण मालिनी वसंत और शतावरी कल्प अगर दें, तो जो धातु क्षय जन्य मानसिक तकलीफ है, तनाव है और अरोचक है, उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर कुछ लोग क्या करते हैं कि चूना खाते हैं, तंबाकू गुटखा के साथ, खैनी के साथ चूना का सेवन करते हैं, या एसिडिटी बहुत ज्यादा हो रही है, या गर्म चाय पी लेते हैं, बहुत ज्यादा गरम गरम चाय पीते हैं और उनको अरोचक हो जाता है, तो क्या करना है कि जो सर्जरस या राल होता है, सर्जरस और चूना, इसको मिक्स करके पानी में घोल के और गंडुश करना है, इससे ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। या जात्यदि तेल को जीभ पे लगाना है, जिसको हम प्रतिसारण बोलते हैं, उसको करने से अरोचक ठीक हो जाता है। इसी तरह से इतना एनालिसिस कोई भी नहीं करता है, मतलब जिन्होंने पेशेंट देखे हैं, पेशेंट को ट्रीटमेंट दिया है, अपना अनुभव कोई शेयर नहीं करता, लेकिन हमारे सर ने किया है। किडनी फेलियर के जो पेशेंट आते हैं, उनको कैसा लगता है कि मछली जैसे स्मेल आ रही है अपने अंदर की खुद की बॉडी से, या उनको टेस्ट आता है जैसे गुड़ खाया है, ऐसे टेस्ट आता है। और कभी कभी उनको कीटो एसिडोसिस होता है, रक्त पित्त जैसे। तो उसमें हमें अलग अलग अचार देना चाहिए, जैसे कि जो आम का अचार, जो फ्रूट्स के अचार होते हैं ना अलग अलग, जैसे कि पुराना नींबू का अचार दें, पुराना 1 साल 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल पुराना नींबू का अचार दें, या करबंद नाम का जो फल होता है उसका अचार दें। या फिर क्या करना है, जो विष से उत्पन्न अजीर्ण होता है या फिर ओवल्यूशन का प्रॉब्लम होता है, उसमें करबंद नाम की ये प्लांट होता है, उसका फल का अचार दे, महाराष्ट्र में बहुत खाया जाता है, उसके अचार से बहुत अच्छा फायदा होता है। किडनी फेलियर के पेशेंट को अचार देने से अरोचक ठीक हो जाता है। ठीक है, जिसको अग्निमंद है और अरोचक है, अग्निमंद होने की वजह से उनको एक गोल मिर्ची जो रहती है काली मिर्च वो लेना है और गुड़ 6 भाग, इस प्रमाण में खाना खाने के पहले और खाना खाने के बाद 2 टाइम अगर हम दें, तो अग्निमांद्य जन्य जो अरोचक है उसमें बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पेट में कृमि है बहुत ज्यादा, वम्स है और अरोचक है, तो एक डीके माली नाम का वनस्पति होता है, वो ले, सेंधा नमक, जो मैं बता रहा हूँ डीके माली। अगर आप लोगों को नोट से या मेरे बात से नहीं समझ आ रहा है
आप लोग गूगल में डालिए, उसका हिंदी नेम लैटिन नेम सब आ जाएगा। तो डीके माली 1 भाग, सिंधा नमक 1 भाग, सौरवर्चल नमक 1 भाग, अजमोदा 2 भाग और आंवला 6 भाग। इन सबको एक एक करके जीभ पे थोड़ा थोड़ा देर तक रखना है। डीके माली 1 भाग, सिंधा नमक 1 भाग, सौरवर्चल नमक 1 भाग, अजमोदा 2 भाग और आमलकी 6 भाग। थोड़ा थोड़ा अगर लेंगे एकत्रित करके तो इससे कृमि जन्य अरोचक में बहुत अच्छा फायदा होता है। किसी को मुख पाक है, ओरल अल्सरेशन है और अरोचक है तो चव्याधि चूर्ण है, इसको अगर मुंह में रखें तो मुंह का जो छाले हैं वो भी हील हो जाते हैं और अरोचक ठीक हो जाते हैं। इस तरह से ये अभी अरोचक का ये टॉपिक खत्म हुआ। और भी है नोट्स, मैं बाद में आप लोगों को बताते रहूंगा। इसका मैं पीडीएफ दे रहा हूँ। जिन लोगों को मराठी नहीं समझ आ रही है वो लोग बिल्कुल नहीं घबराइएगा, मुझे कॉल करके आप लोग पूछ सकते हैं, मैं उसका अर्थ बताऊंगा। ठीक है, कोई घबराएगा नहीं और पढ़ने का कोशिश करिए। पहले के समय में वैदिक संस्कृत चलती थी पूरे इंडिया, पूरे दुनिया में। बाद में लौकिक संस्कृत आई। तो वेदों का संस्कृत अलग है, वो बहुत हार्ड है पढ़ने में, और लौकिक संस्कृत था वो इजी था। लेकिन वेदों का संस्कृत पढ़ने में लोगों ने मेहनत किया, तो टाइम देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, सब आ जाता है। जैसे कि मुस्लिम इस्लाम धर्म में जो कुरान लिखा गया है वो फारसी लैंग्वेज में लिखा गया है। लोगों को वो नहीं समझ आता है इतना इजीली, उर्दू समझ आता है। तो लोग फारसी पढ़ते हैं, सीखते हैं, तब कुरान शरीफ को पढ़ने में इजी जाता है। इसलिए हर भाषा को रेस्पेक्ट देना चाहिए। मराठी भाषा है तो क्या हुआ, आखिर तो भगवान की भाषा है ना, तो हमें सीखने का कोशिश करना। अगर नहीं आ रहा है आप मुझे कॉल करिए, मैं आपको पीडीएफ दे रहा हूँ, आप लोग पढ़िए और समझिए। जो भी मैंने ये नोट्स है वही मैंने बताया है, तो आप लोग सुन भी सकते हैं। ठीक है, अभी कुछ कुछ लोग नए लोग जुड़े हैं हमारे साथ। डॉक्टर दीक्षा मैम आप कौन है, कृपया अपने बारे में बता सकती हैं? डॉक्टर दीक्षा मैम आप कौन हैं, कहाँ से हैं, कृपया अपने बारे में बताइए। और डॉक्टर हेमंत चौधरी जी आप कौन है, कृपया अपने बारे में बताइए तो हमें अच्छा लगेगा। डॉक्टर मुनीरा मैम आप कौन है? आप तो एमडी द्रव्य गुणा है ना शायद मैम। डॉक्टर मुनीरा मैम अनम्यूट कर पा रही हैं क्या? शर्माइए मत प्लीज, अपने बारे में बताइए, ताकि हम लोग तो आपसे फिर कनेक्ट होंगे ना, हम कुछ सीखेंगे आपसे। बोलिए मुनीरा मैम। सर मैं डॉक्टर मुनीरा बोल रही हूँ। हेलो। हाँ बोलिए मैम, कहाँ से हैं आप मैम, थोड़ा बताइए मैं अपने। ला, मैं लातूर से हूँ महाराष्ट्र। जी। हाँ जी सर। तो आप क्या अपने बारे में बताइए ना, केवल नाम से नहीं, हमें पूरा बताइए, आप कौन है, कहाँ है, तो क्या। मैं एमडी द्रव्यगुण हूँ और मैं रीडर हूँ सर। अच्छा, और आप आयुष दर्पण से कब से जुड़ी है मैम? सर काफी साल हो गए, जब से आयुष दर्पण शुरू हो गया तब से मैं जुड़ी हूँ सर। तो आपको कैसा, अच्छा लगता है क्या? बहुत अच्छा लगता है सर, बहुत अच्छा और सजेशन देना बहुत है ना। तो सजेशन दीजिए कि हम और क्या इम्प्रूव करें इसमें। सजेशंस तो सर आप खुद बहुत अच्छे से समझा रहे हो सर। ऐसे सजेशन खास कुछ नहीं है, बट बहुत अच्छा लगता है सर और बहुत सीखने को मिलता है। जी मैम, ठीक है मैम। हाँ सर, जी सर, हाँ। और आपके एक ना गर्भ विज्ञान पे एक बुक है ये, इस्लाम रिलेटेड हाँ कुछ। इस्लामिक, हाँ सर वो मैंने देखा था ग्रुप में। तो आप लेकिन हमें, आपने पढ़ा है क्या वो मैम? सर वो एक डॉक्टर जाकिर नाइक करके है जो इस्लामिक ये है। जी। उनकी भी एक बुक है सर, उनकी पढ़ी थी, लेकिन ये बुक मैंने नहीं पढ़ी है। मैं तो मैम पढ़ूंगी सर। आपने आपने वो जो बुक पढ़ी है उसका कुछ बताइए ना कि क्या अलग चीज सर है। इतना डिटेल्स में मैं नहीं बता पाऊंगी सर, मैं एक बार पढ़ के फिर से मतलब दूसरी बार मैं बताऊंगी। नहीं तो आप एक काम करेंगी, वो हाँ इंग्लिश में है कि हिंदी में है, उर्दू में है, किस में सर, है? वो इंग्लिश में भी है, हिंदी में भी है, उर्दू में भी है सर। तो आप इंग्लिश में और हिंदी वाला मेरे को भेज देंगी क्या? जी जी सर, जी सर, पक्का आप मुझे भेज मैसेज दूंगी करें, सर। मेरा एड्रेस है आपके पास, तो हाँ सर, है फिर वो सर, प्लीज है भेज सर। दीजिए ना, जी ताकि मैं पक्का पढ़ सर। के यहाँ पे पढ़ा दूं कि जी इस्लाम पक्का धर्म में पक्का। क्या कितना अच्छा बताया गया है। हाँ सर, हाँ सर। ठीक है, आप ठीक है मेरा सर। इतना मदद करिए, क्योंकि मैं दुनिया को बताना चाहता हूँ कि ये भी चीज है इस्लाम में। हाँ सर, और जरूर। आपने मैम तारीखे हाँ। इस्लाम करके बुक पढ़ा है क्या? नहीं सर, नहीं पढ़ा। उसमें बहुत सारे जड़ी बूटियां और आयुर्वेद का बारे में बताया है। अ, ता, आप क्या नाम बताया सर आपने? तारीखे तारीखे। इस्लाम, इस्लाम, अच्छा। तारीखे इस्लाम, ऐसे हाँ बहुत सर सारे और भी आपके पास इस्लामिक बुक्स होंगे जिसमें कुछ आयुर्वेद के रिलेटेड कुछ चीजें होंगी, तो हमें जरूर बताइएगा मैम।
जी सर, बता इंशाल्लाह बताऊंगी सर। हाँ जी, क्योंकि ठीक है। हमें ना कहीं से भी नॉलेज से मतलब है, जो भी हाँ दे सर। हमारा गुरु है। तो आप जी जरूर सर। ढूंढिएगा जो भी हाँ हमको सर। काम आए चिकित्सा में, तो हमें बताइएगा। जी सर। जी सर। जी, जी सर। थैंक यू मैम। थैंक यू सर। और मैं आपको अपना एड्रेस दूंगा, मेरे पास अभी नंबर नहीं है। सर है मेरे पास, एड्रेस भी है, नंबर भी तो है। आप ये किताब मेरे को भेजिए, वो डॉक्टर जाकिर पक्का नायक। सर। जी, हाँ सर, पक्का हम भेज दूंगी। ठीक है, थैंक जी यू मैम, सर। थैंक यू। हाँ। और डॉक्टर दीक्षा मैम, आप अभी हमसे नाराज हैं, शायद आप बात नहीं करना चाहती हैं। शायद कोई कोई हमसे नाराज है जो हमें नहीं बात करना चाह रहे। सर हेमंत। प्रणाम। हाँ मैं सर, हेम बोलिए सर, बोलिए सर। सर मैं हेमंत चौधरी मध्य प्रदेश से हूँ। जी, बेसिकली मैं पारंपरिक वैद्य हूँ। जी, QCI से मैंने किया हुआ है। जी। और मैं पंचगव्य उत्पाद सर म्यूट हो गया आपका। मैं पंचगव्य उत्पाद निर्माण करता हूँ मेन चीज तो। और पारंपरिक वेद अभी सीख रहा हूँ पिछले 7-8 साल से। जी, तो सर आप ये बताइए पंचगव्य का कैसे यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं, आप लोग क्या करते हैं? पंचगव्य का जैसे अर्क बनाते हैं। जी, और अर्क में सभी जड़ी बूटियों के द्वारा भी अर्क बनाते हैं और केवल गौमूत्र का भी अर्क बनता है। और एक अपना जो पंचगव्य घृत बनता है। जी, पंचगव्य घृत में पांचों चीजें आ जाती है। गोबर, गौमूत्र, छाछ, दूध और घी। जी, और इसके अलावा मंजन हो गया। जी, और घृत का जो नशे होता है वो बहुत अच्छा रिजल्टेड दे, मैंने देखा है बहुत सारे लोगों को, कोमा वाले को भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। और जिनको कभी कभी दौरा आता है या माइग्रेन रहता है, जी, उनको भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। 100% क्योर हुआ है। जी। और सर और क्या चीज में उपयोग होता है, क्या चीज में? पंचगव्य घृत खाने से कैंसर में भी अच्छा काम करता है। जी, लेकिन सर जो मुस्लिम लोग हैं उनको तो ये नहीं चलता है, उनमें निषेध है। तो वो सर उसका नहीं पता मुझे। जी, ठीक है। लेकिन तो सर मेरे आप पास अभी कोई ऐसा जो भी आप काम करते हैं उसका कुछ डेटा है आपके पास, और उसका डेटा बनाइए सर, कि इतने पेशेंट को बिफोर ट्रीटमेंट डेटा ऐसा नहीं है था मेरे पास अभी और और बाद में ये हुआ। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल सर। जी। और सर आपको आयुष दर्पण का सेशन कैसा लगता है, सच बहुत बताइए। अच्छा लगता है सर। मैं अभी जुड़ा हूँ, 5-7 दिन से ही जुड़ा हुआ हूँ आयुष दर्पण से। जी, इसके पहले मैं वीडियो और ये सारी चीजें देखी मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं जी, अभी जुड़ा हूँ। बहुत अच्छा सर। आप हमें धन्यवाद। अपना कुछ कुछ चीज जो शेयर करना चाहें, यहाँ पे आपका स्वागत है, आप जरूर शेयर कर सकते हैं। आपको अगर हमारा सुबह का टीका वचन पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं। पढ़ाई में बिल्कुल, किसी को ये नहीं है, जो पढ़ना चाहे पढ़ सकता है। ठीक है बिल्कुल सर। सर। और पारंपरिक चिकित्सा धन्यवाद। में आप लोगों ने कुछ जड़ी बूटी वगैरह सीखा होगा, वो भी हमें जरूर हाँ, बताइए। जड़ी बूटियाँ सीखा हुआ हूँ। हाँ, बिल्कुल सर। जी, बहुत अच्छा सर। सर, जड़ी बूटी में मतलब कैसे? आप वीडियो ऑन करके दिखा सकते हैं हमें, जो भी दिखाना है या बताना है। मैं अभी एक्चुअली कहीं आया हुआ था थोड़ा सा। आज जी, वहाँ नहीं हूँ क्लिनिक पे। जी, जी। मैं आज नहीं बोल रहा हूँ, मैं आगे बोल रहा हूँ, आगे आने वाले अच्छा, अभी सेशंस में। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जरूर, बिल्कुल सर। जैसे आपको सुविधा हो वैसे आप बता सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, बिल्कुल। जी, ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात बहुत करके। अच्छे से जाते हैं सर। बहुत ही सिस्टेमेटिक तरीके से, बहुत अच्छा लगता है। हाँ, और क्या है ना, मैं अभी जो लेक्चर अभी लिया ना थोड़ी देर पहले, उसका मैं मराठी में पीडीएफ दे रहा हूँ। अगर आपको तो मराठी नहीं आती है तो कोई बात नहीं, मैं उसको समझाऊंगा अगर आपको नहीं समझ आएगा तो। ठीक मेरे है। कुछ है, मैं जिनसे हिंदी करवा सकता हूँ, अगर मुझे कुछ समस्या आती है तो मैं नहीं तो उनको हमारी वो वीना PDF मैम है होता ना, है। वीना मैम बोली मैं करके दे दूंगी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं सर। वीना मैम का पढ़ाई भी हो जाएगा। वीना मैम का हैंड ठीक है। राइटिंग भी बहुत अच्छा है, और वीना मैम ठीक कर देंगी सब। ठीक है सर। ठीक है, थैंक यू सर, थैंक यू। बराबर। हाँ, और ये डॉक्टर दीक्षा मैम कौन है, हम नहीं जानते, कृपया दीक्षा मैम आप कौन है, कृपया बताएंगी क्या? अगर आपको नहीं प्रॉब्लम है तो बताइए, नहीं अगर छुपाना चाहती है अपनी आइडेंटिटी तो कोई बात नहीं, आप छुप के ही रहिए, लेकिन हमें कुछ ना कुछ अच्छा चीज सिखाइए। और तनिका मैम आपको एक केस बताना चाहती है, नेहा मैम, हरिहर सर कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए गुड प्लीज। इवनिंग सर।
जी बोलिए प्रणाम मैम। सर। जी सर हाँ जी सर, एक केस है। जी 67 ईयर ओल्ड मेल हैं सर। जी तो सर उनकी दो बारी उनको एमआई का एपिसोड हो चुका है। एक 2020 में हुआ था और एक 2021 में हुआ था। जी तो सर अभी उनके पेसमेकर भी लग गया हुआ है। तो अभी वो 30 पे सेट है। वो आफ्टर एमआई 2021 के बाद हुआ था। तो उनकी डायबिटीज की हिस्ट्री है सर। 20 to 23 ईयर्स हो गए हैं और कंट्रोल्ड है डायबिटीज। HbA1c उनका 5.4 5.6 इससे ज्यादा नहीं रहता है। जी और सर एक्चुअली उनका मेन जो दिक्कत है, उनकी मेन दिक्कत ये है कि उनकी जो सर जैसे लेग्स पे काफ मसल में पेन है, लेकिन ज्यादा उनकी जो पेन है ना, पेन है जो आपके पैरों की जो मसल्स है ना, वो खिंचती हैं उनकी। वो जी कहते हैं वो इतना पेन होता है, बहुत मतलब असहनीय पेन होता है उनको। जी वहां पे पैरों के जितने भी मसल हैं, एड़ी है। और उसके लिए सर उन्होंने सारे टेस्ट वगैरह करवा लिए हैं। मैंने सारे रिपोर्ट्स एक्सरे वगैरह देखे और उनमें सब नॉर्मल है। तो कहते हैं कि कभी बार ऐसा होता है कि जैसे बहुत ज्यादा इतना पेन हो गया तो फिर वो ऊपर भी जाके मतलब काफ मसल में भी जाके खिंचता है। जी फिर कई बार कहते हैं कि ऐसा होता है कि जैसे वो कान के नीचे उनको पेन होता है, फिर वो नेक पे भी जाता है, शोल्डर में भी जाता है, पूरा रेडिएट करता है। जी तो पेशेंट जो है अभी तो मतलब काम वगैरह कुछ नहीं करते, लेकिन हाँ उनका एक्सरसाइज बहुत ज्यादा है। जैसे दिन में वो कहते हैं कि मतलब इस एज पे भी वो 10,000 स्टेप डेली कर रहे हैं। जी और नॉन वेजिटेरियन है पेशेंट। और स्टिफनेस बहुत ज्यादा है उनकी। प्रोस्टेट की भी सर्जरी सर हो रखी है। और उनको सर उनका लेफ्ट आई का मसल जो था ना, स्टिफ हो गया था बिल्कुल। जी और उस पे उन्होंने सर्जरी करवाई थी, वो थोड़ा सा ठीक रहा था, उनकी सर्जरी मतलब सक्सेसफुल हो गई थी। जी तो अभी इनको यही पेन है सर। और वो 2 साल से इतना मतलब तंग हो गए हैं इन पेन के साथ कि मतलब उन्होंने एम्स तक का ट्रीटमेंट करवा लिया है, फोर्टिस तक का ट्रीटमेंट करा लिया। उनको कोई मतलब डॉक्टर्स के पास कुछ है ही नहीं है। सारे टेस्ट उनके नॉर्मल आ रहे हैं। जी तो सर इसमें हम क्या कर सकते हैं? मेरे अकॉर्डिंगली तो सर वही है कि इनका वही वायु का मेन है इनका। जी क्योंकि ये पेन वगैरह तो उनकी वायु के कारण ही है। और आम दोष सर इनको अजीर्ण थोड़ा सा है। मैंने उनको पूछा भूख वगैरह कैसे लगती है। तो भूख के लिए सर बोल रहे थे कि अभी हम लोग जैसे वो खाते हैं तो अगर मतलब मिल गया तो तभी भी ठीक है, नहीं मिला सारा दिन भूखे रहेंगे तो ऐसा कुछ है नहीं है कि मेरे को भूख लगे। तो ये पार्ट मुझे उनका लगा। और मतलब मेन इनका उपस्तंभित बात है और वो मांस में चला गया है। हाँ जी वो अब वही वही तो सर एक चीज और है इनका। इनका मेन सर जो मुझे और भी हेतु लगा, इनका हेतु ये था कि इनकी जो नींद है ना सर, वो रात में डीप स्लीप नहीं है इनको। वो क्या होता है, कहते हैं कि एक 1.5 घंटे के बाद ना इनकी थोड़ी थोड़ी मतलब 2 मिनट के लिए नींद खुल जाती है। फिर वो सो जाते हैं, फिर 2 मिनट मतलब डिस्टर्ब स्लीप है इनकी। तो वो नींद के कारण मुझे लगता है ये वायु दूषित हो रही है इनकी। जी तो इसमें सर हम लोग फिर क्या कर सकते हैं सर? इसमें पहले तो आम का पचन नहीं करेंगे और आप करेंगे कुछ भी तो फिर तकलीफ होगा। पहले आम का पचन करिए, उनको लंघन कराइए, मूंग दाल का यूज दीजिए और मंड दीजिए। ठीक है। ठीक है। मैक्सिमम एक टाइम खाने को देना है, रात को खाना नहीं खाना है, और सुबह चावल का पानी पीना है। भूख लगने के लिए हमें वेट करना है। फिर आप आम पाचक वटी और जो भी दीपन पाचन दवाएं दे वो दें। उसके बाद में 1 महीने बाद इनको तेल का अभ्यंग करना है। जैसे मसल में खिंचावट हो रही है तो आप क्या देंगे, कुट्टम चुक्की आदि तेल, मुरीवणा तेल से अभ्यंग, या महानारायण तेल से अभ्यंग। जितना स्नेहन होगा उतना फायदा होगा। जी सर। और सर शमन चिकित्सा में अभी दीपन पाचन के अलावा कुछ दे सकते हैं? कोई गूगल वगैरह ऐड ऐसे करने की जरूरत? महायोगराज गुगुल जो है वो आप पढ़ेंगी या मेरा लेक्चर सुनिए, वो आम का पचन करता है, वायु का शमन करता है। हमें ऐसे द्रव्य देना है जो आम का भी पचन करे, वायु का भी शमन करे। ठीक है, तो ये महायोगराज गुगुल सबसे अच्छा है। सिंहनाथ गुगुल देंगी तो वो खाने से पेट अच्छे से क्लीन होगा, आम निकलते जाएगा, वायु का शमन होते जाएगा। तो इनको सर अभी मैं फिर महायोगराज गूगल स्टार्ट कर देती हूँ और साथ में दीपन पाचन स्टार्ट कर देती हूँ और लोमन स्टार्ट कर देती हूँ। और हाँ। फिर 1 महीने के बाद में सर देखते हैं, है और ना, क्या रिजल्ट। आप उनको आसवरिश दीजिए, अश्वगंधा रिष्ट, बला रिष्ट, दशमूला रिष्ट। डायबिटिक हैं तो अरिस्ट दे सकते हैं नहीं क्या? नहीं 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 नहीं। है ना? हाँ। तो चूरन वगैरह दे देते हैं ना इनको? बलादी चूरन दे देती हूँ, या वो घृत दे सकते हैं, बलादी घृत वगैरह दे देती हूँ अभी सर। घृत अभी पचे। हाँ हाँ हाँ। अभी यस। नहीं, आमावस्था में कोई घृत नहीं देना है। महातिक तक भी नहीं देना है, नहीं तो आम होगा, उससे पचेगा ही नहीं वो। जी सर। तो अभी तो सर फिर इनको दीपन पाचन ही स्टार्ट करते हैं, है ना? हाँ। दीपन पाचन और लोमन स्टार्ट करते हैं और फिर हम। आप अगर अभ्यंग करना चाहती हैं तो 3 ही तेल है जो अभ्यंग कर सकते हैं। एक सरसों का तेल अभ्यंग कर सकती हैं,
वो कभी भी आम नहीं उत्पन्न करेगा, अभ्यंग से। ठीक है, सरसों का तेल से अभ्यंग करे, खिंचावट वगैरह कम हो जाएगा, पेन कम हो जाएगा ठंडियों की वजह से। दूसरा महाविषगर्भ तेल, तीसरा कुट्टम चुक्की तेल। तो सर उसके मेरे पास अभी अभी सरसों का भी पड़ा है और महाविषगर्भ तेल पड़ा है, कोटम चुक्की आदि तो तेल नहीं पड़ा, तो ये दोनों से अभ्यंग कर देती हूँ। और ये हाँ, सर दशमूल अरिष्ट वगैरह, अच्छा दशमूल का मैं उनको द्रव्य दे सकती हूँ कि ये द्रव्य काढ़ा। इनका काढ़ा बना के पी जाइए, है ना? दशमूल का काढ़ा बनाएंगे, उसमें शुंठी डाल के पीना है। शुंठी डाल के, ठीक है, ये बनवा के मैं उनको बोल शुंठी देती और हूँ कि ये एरंड पी। तेल, एरंड तेल और शुंठी। एरंड तेल और शुंठी, ठीक है सर, फिलहाल के लिए अभी इतना ही करते हैं सर। और अभी सर एक्चुअली एक एक और केस है मेरे पास सर, इसमें अभी मैं यही करूँ ना? आप उनको ये बोलिए मिनिमम 4 महीना लगेगा, मैक्सिमम 1.5 साल लगेगा, इसलिए घबराना नहीं है। पूरा पेट में इनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स जो जमा है, वो हम पचाने में थोड़ा टाइम लगेगा। ठीक है, तो पेशेंट थोड़ा रिलैक्स रहता है कि आराम से होगा। बोले बीमारी बनने में इतने साल लगे। अभी इसके पहले जो सेशन हुआ था, वो सर आए थे, वो बोले थे 20 साल से आमबद था उनको, पूरा नोट्स नोट्स हो गए हैं। तो मैंने उनको पहले ही बोला था 4 महीने, अभी तीसरा महीना कंप्लीट होने वाला है, तो हमें दीपन पाचन में टाइम देना चाहिए। ऐसा नहीं कि शॉर्टकट अभी जल्दी ठीक करना है, 2020 का मैच, ऐसा नहीं करना है। आपका कॉन्सेप्ट ये क्लियर होना चाहिए कि आम का पचन करने में टाइम लगता है। बाद में हम स्नेहन करेंगे, अभ्यंतर स्नेहपान बस्ती वगैरह करेंगे हम। जी सर, ठीक है। और दूसरा केस। हाँ जी सर, दूसरा केस था वो जो एक पेशेंट मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। वो पेशेंट थी जिनको यूरिन में थोड़ा सा वो झाग आ रही थी और डायबिटिक थी पेशेंट। और पेशेंट का यूरिक एसिड वगैरह था और पेशेंट को बहुत ज्यादा वीकनेस थी, तो वो आई थी मेरे पास अभी वो। तो जी। उनका क्रेटिनिन भी ज्यादा था। तो सर बाकी सब कुछ नॉर्मल हो गया है उनका, यूरिन में झाग वगैरह भी ठीक हो गया, यूरिक एसिड नॉर्मल हो गया, क्रेटिनिन भी नॉर्मल लेवल पे आ गया है उनका। तो मेन अभी इशू सर यही आ रहा है उनका कि उनकी वीकनेस नहीं जा रही है सर। तो उनमें क्या कर सकते हैं हम लोग? फिर शिलाजीत वगैरह ऐड करो, सिद्ध आप मकरध्वज वगैरह ऐड करो? ये सब ऐड करिए, लेकिन आप ना क्या करिए, भेषज रत्नावली निकालिए। उसमें जो प्रमेह के है ना, फेन में की चिकित्सा बताए, कुछ काढ़े है। अभी है क्या किसी पास भेषज रत्नावली? उसमें फेन में का कुछ काढ़ा बताया है। मेरे पास है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग ही ढूंढ के बताएंगे, होमवर्क है। पेन में के लिए कुछ काढ़ा है, वो देंगे ना, तो ये वीकनेस पूरा ठीक हो जाएगा। क्योंकि संप्राप्ति कहाँ से बनी है, तो पक्वाशय से बनी है, जहाँ पे मूत्र की उत्पत्ति हो रही है, पक्वाशय तक वो काढ़ा काम करता है। शिलाजित वगैरह ठीक है, बहुत अच्छा है आपका, लेकिन हमें मूल बीमारी तक जाना है। और झाग आ रहा था, फेन में था, तो उसका वो चिकित्सा है। ठीक है सर, और मैं पढ़ के फिर मैं आपको भी बताऊंगी सर। ठीक अभी है है सर, भेषज रत्नावली किसी के पास? मेरे पास है, लेकिन मैं स्पून फीडिंग नहीं करूंगा, आपको ही ढूंढ के बताना है। नहीं सर, मैं पक्का ढूंढ के फिर मैं सर पक्का दूंगी सर। प्रणाम सर, थैंक यू। थैंक यू। हाँ जी सर है। आपके पास है तो फेन में का चिकित्सा बताइए मैम। एक मिनट। पहले प्रमेह रोगाधिकार देखिए, उसमें कफज प्रमेह में फेन में के लिए कुछ काढ़ा बताया है। इस तरह से हमें चिकित्सा ढूंढना चाहिए, तो हमें हर बीमारी का एक मेडिसिन मिलता है जो परफेक्ट होता है। तब तक ढूंढिए मैम। और कोई कुछ बताना चाहते हैं, बता सकते हैं। बसंत कुसमाकर भी अच्छा। हाँ, वर्षा मैम बताइए। थोड़ा सा मैम नेटवर्क एरिया में आइए, मुझे पूछना है। थोड़ा नेटवर्क एरिया में आइए वर्षा मैम। हेलो। हाँ जी, बोलिए मैम। हाँ, आ गई हूँ सर अभी। ठीक है। अभी एकदम बेस्ट है। सर एक पेशेंट है 42 ईयर्स की। हाँ। जी। तो उनको मतलब ठंडी की वजह से ऐसे एलर्जिक राइनाइटिस होती है। और वो आगे बढ़ के मतलब एक आध हफ्ते में पहले होता था, लेकिन अभी उनका कम से कम 15-20 दिन से ज्यादा हो गया है। तो राइनाइटिस तो ठीक है, लेकिन उनके यूस्टेजियन ट्यूब मतलब उनके कान जो है ना वो बंद टाइप के हो गए हैं। और मतलब उनने ईएनटी को दिखाया होगा तो उनने बोल दिया है कि उनका ग्रेड 4 चला गया है वो, मतलब सीवियरिटी बहुत ज्यादा है, कान के पर्दे चिपक गए हैं। तो ऐसे में मैंने अभी उनको दिया है मतलब अपनी हरिद्रा खंड और टेस्ट किया मतलब, और मतलब ऐसे ही सितोप्लादी चूर्ण वगैरह कफ आप को निकालने आप के लिए। जो तो बता रही हैं इसमें वो नस सही है। वगैरह कुछ? आप ये बताइए कि कौन सा दोष बढ़ा हुआ है, जी। अंशांश कल्पना से बताइए। कफ। कफ भी बढ़ा हुआ है,
स्निग्ध गुण कफ से, और टिनिटस भी है लेकिन, और तो वात। वात भी बढ़ा हुआ है, रुक्ष गुण से और चल गुण वात, से। तो चल हमें चल गुण से, ऐसा जी करना सर। है जो कफ और तो वात वात की के लिए, संप्राप्ति बंद करे। जी। जी, तो क्या देंगे? तो आप मैं अब स्पून फीडिंग करूंगा। आओ बच्चा, आओ, मैं चम्मच से खिलाता हूँ। आओ बच्चा। आप इसमें नहीं षड सर, कफ बिंदु और तेल, वात लग रहा था तो। हाँ, तो इसमें हाँ, षड बिंदु तेल है, अणु तेल है, एक मेरा भ्रंशतु शब्दुहर तेल है। इसे कर्ण पूरण करिए और नस से दीजिए। जी, जी। ठीक है। षड बिंदु तेल से अभी मैंने उनको बोला है, लेकिन कर्ण पूरण के लिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल थी कि करना चाहिए कि नहीं ऐसे। क्यों 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 नहीं करना चाहिए, क्या प्रॉब्लम है? मतलब उनके हिसाब से मतलब अंदर ब्लॉकेज है इसलिए कुछ। तो ब्लॉकेज को कौन खोलेगा? तेल ही खोलेगा ना। जी, मैंने उनको तो नस से बोला था, मैंने रुक्षता कहा बढ़ी, जितना भी कफ अंदर है तो। जो जी रुक्षता सर। बढ़ी है, तो उसको कौन करेगा? जी, तेल ही कर सकता है। कर्णपूरण से ही ठीक होगा, टिनाइटिस भी ठीक होगा, सब ठीक होगा। तो आप इसमें जी, टिनाइटिस ठीक करना है तो आप सरसों का तेल भी डाल सकते हैं 1 साल तक। अच्छा, उसका कोष्ण करके सरसों का तेल कर्णपूरण करिए, और पेशेंट खुद 1 महीने बाद बोलेंगे कि मेरे को टिनाइटिस ठीक हो गया, कान खुल गया पूरा, और सुनाई भी देने, जी, और वो जो एलर्जिक रिनाइटिस है वो पूरा ठीक हो जाएगा। सरसों का तेल का नस जी, से जी। दीजिए, या तो कर्णपूरण। सरसों के तेल को उसमें वो जैसे लहसुन वगैरह डाल के वो करते हैं, वैसा करना है क्या सिद्ध? वो कर सकती हैं। पेशेंट उतना गर्म नस से लेंगे क्या? नहीं लहसुन। नहीं सर, करके और फिर उसको ठंडा कर लेंगे। हाँ ठीक है, करिए। मैंने उनको बोला है कि जब तक कुछ कोई तेल नहीं मिल रहा है तो सरसों के तेल से ही करें, पर अब हम्म, करेंगे तब, लेकिन षडबिंदु ही मैंने भी सोचा था जी। देने के लिए। नहीं तो मैं आपको ये दूंगा अपना भ्रंशतु शब्दुहर तेल। एक डोज में पेशेंट को फायदा होगा। कल जी मेरे पास सर। एक पेशेंट आई थी, तो वो अपने भाई का इलाज करा रही है। तो वो 1 महीने पहले आई थी, तो उनको सर्दी था। तो मैंने उनको कहा कि मैं नाक में कुछ तेल डालूंगा, आप ठीक कर दूंगा। तो नहीं ली। 1 महीना बाद आई तो वही सर्दी का प्रॉब्लम था। मैंने पूछा क्या हुआ है, बोले एलर्जिक रिनाइटिस। मैंने कहा कि प्लीज आप यहाँ लेटिए, मैं कुछ तेल नाक में डालता हूँ। और मैंने पूरा 15 ml डाल दिया उनको, वो भी 2 मिनट में, बात करते करते डाल दिया। और डालने के बाद ना उनको ऐसे उल्टी टाइप हुआ, और नाक से गिरा पूरा, एक पाव तक कफ निकला। और उसके बाद में वो मुझे आज बोली कि थैंक यू डॉक्टर, मेरे को तो 5-6 साल से था एलर्जिक रिनाइटिस, पूरा ठीक हो गया। मतलब शिरो विरेचन कितना बढ़िया काम। जी, तो आप करिए मैम, षडबिंदु तेल को थोड़ा ज्यादा मात्रा में डालिए। आपके पास मृदुपाकी खरपाकी मुझे नहीं पता, अगर नहीं होगा तो मैं भेज दूंगा मृदुपाकी। ठीक है मैम, आप करिए फिर मृदु बताइएगा। पाती है सर। जी। जी, खरपाकी से ये डर रहता है, ज्यादा देंगे ना तो जी, हेडेक। जी, ठीक है सर। जी सर। शैलजा मैम बताइए मैम। और सर साइनोसाइटिस में क्या, उसमें भी अपन साइनोसाइटिस छवथ में वृषधुर तेल दे सकते हैं? वो देने से पूरा ठीक हो जाता है। वो एक हमारी मैम है ना, जो दिल्ली में है, उनका नाम क्या है, मुनीश शर्मा मैम। हाँ, उनके पेशेंट तो ठीक जी, ही नहीं हो रहे थे। वो मेरा दवाई अच्छा, दिया उन्होंने, एलर्जिक रिनाइटिस, और वो पूरा ठीक ही हो गया, साइनोसाइटिस सब ठीक हो गया, जड़ से बीमारी ठीक हो गया। और एक हमारी अश्विनी मैम आती है, कर्नाटक की। उनके भाई को 18 साल से था, तो उन्होंने 1 महीना हाँ, हाँ, नस से रोज किया, वो तेल का भ्रंशतु शब्दहर तेल। तो उसके बाद 2 साल हो गया, उनको फिर से तकलीफ ही नहीं है, पूरा ठीक। जी सर। हाँ, तो ऐसा है, उसमें नस से थैंक यू कर्ण सर। पूरा नहीं करना चाहिए मैम। जी तो है सर। कि आपके पास दवाई अच्छा क्वालिटी का हो तो आपको थोड़ा कॉन्फिडेंस रहेगा। जी सर। हाँ, या जो जितेंद्र मिश्रा जी है ना, उनके एक जो आर्मी ऑफिसर पेशेंट है, जिनको वो पॉलिप था, नेजल पॉलिप था, तो वो भी भ्रंशतु शब्दहर तेल डाले तो रिनाइटिस साइनोसाइटिस ठीक हो गया पूरा। मैं भेज दूंगा मैम, एक छोटा सा बोतल दे दूंगा, ये पेशेंट के लिए ठीक हो जाएंगे। जी सर। जी, जी सर, थैंक यू। थैंक थैंक यू। हाँ, शैलजा मैम आप कुछ बोलना चाह रही थी, फेन में का चिकित्सा। त्रिफलादी को आज बताया भेषज रत्नावली में हरड़ बहेड़ा आंवला अमलतास का गुद्दा और मुनक्का, इनका क्वाथ बनाकर शहद के साथ लेना। जी। तनिका मैम, देखिए आपके लिए इन्होंने पढ़ के लाई। तनिका मैम सुन रही है क्या? शायद तनिका मैम चली गई।
हाँ जी सर, सर यस सर, थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच मैम। एक बार फिर से अम्लतास बोलिए। और मुनक्का ना, त्रिफला लेके और अम्लतास और मुनक्का सर मैम किन किन क्वांटिटी में डालना है? अभी इधर मेंशन नहीं किया तो सेम ही होगा। आप अच्छा एक बार फिर अम्लतास। से बोलिए मैम, शैलजा मैम फिर से बोलिए। हरड़ बहेड़ा आंवला अमलतास का गुद्दा और मुनक्का, इनका क्वाथ बनाकर शहद के साथ। तो शैलजा मैम, आपको अच्छा लगा कि ग्रंथों से ऐसे पढ़ के हमने फॉर्मूला निकाला? आप सर मैं ना दीक्षा हूँ, वैसे मम्मा बिजी हैं थोड़ा तो मैं कर रही थी। अच्छा ठीक है। हाँ जी। आप और आपकी मम्मा तो एक ही हैं, दोनों आयुर्वेद के। आपको कैसा लगा दीक्षा जी? कैसा लगा ये ग्रंथ से निकाल के ये ट्रीटमेंट? बहुत अच्छा लगा। अब ये तनिका मैम देंगी पेशेंट को, और वो पेशेंट ठीक होंगे तो वो पेशेंट बोलेंगे कि वाह, डॉक्टर तनिका मैम जैसा तो डॉक्टर ही नहीं देखा, हमारा वीकनेस भी ठीक हो गया, सब पूरा जड़ से बीमारी निकाल दिया। यस सर, प्रणाम सर। एक चीज मेरे को और पूछनी है हाँ कि ये जो मेरे को कंसेप्ट समझ नहीं आया सर। ये डायबिटीज जैसे मधुमेह हम लोग पहले जैसे पढ़ते थे है ना, तो पढ़ते थे तो यही यही सिखाया जाता था कि मधुमेह जो है वो मतलब इनक्योरेबल है, कभी ठीक नहीं हो सकता है। हम्म। और ये होता भी नहीं था, मतलब लोग इंसुलिन पे चले जाते थे, लोग सारी उम्र इंसुलिन लगाते थे और टैबलेट खाते थे, और कभी ऐसा हुआ ही नहीं। और सर अभी क्या है कि अभी अचानक से रिवर्सल प्रोग्राम आ गया, और रिवर्सल प्रोग्राम के साथ डायबिटीज वाले पेशेंट ठीक भी हो रहे हैं। तो सर ये मतलब समझ नहीं आया हाँ, तो मुझे। ये ना आवरण जन्य संप्राप्ति जब होती है, आवरण जन्य संप्राप्ति, तो उसमें वो रिवर्सल होते हैं। आवरण हटा दिया, जो भी चिकित्सा दिया जा रहा है, आवरण हट गया, और स्त्रोतस की शुद्धि होगी, जो भी चिकित्सा किया उसे पेशेंट ठीक ठीक हो जाता है। अगर धातु क्षयजन्य बाद प्रकोप होता है, जो बहुत क्रॉनिक हो गया है, और धातुओं में क्षीणता आ गई है, शिथिलता आ गई है, वो कभी नहीं ठीक होते हैं, कितना भी रिवर्सिबल करिए नहीं ठीक होते वो। समझ तो में आया? सर हम लोग जैसे अभी जैसे आवरण जन्य हम लोग मान सकते हैं कि ये जो हम लोगों का हम लोग अगर मॉडर्न के हिसाब से HbA1c देख रहे हैं तो ये 7 तक है, तो ये आवरण जन्य हो सकता है। तो अगर ये 10 11 12 तक मतलब ये क्रोनिक हो नहीं, गया तो फिर ये क्रॉनिसिटी पे देखिए, क्रॉनिक कितना है, वो कितना पुराना है। नया नया है तो आवरण जन्य होता है। अगर जी सर। 20 साल पुराना है तो वो रिवर्स होगा क्या? हाँ सर, वो उसका दिक्कत हो जाएगी, ठीक है सर। हाँ। क्योंकि मेरे पास सर मेरे पास जो पेशेंट आ रहे हैं ना, तो ये जो अब मैं आपको ये जिस लेडी की बात बता रही हूँ, तो इसने कोई मेडिसिन आज तक ली ही नहीं थी। तो इसका HbA1c 7.2 था। तो अभी सर अभी मैंने शायद लास्ट मंथ आपके साथ बात करी थी, तो 1 महीने में सर इसका रिवर्स हो गया है सर। तो फिर जा तो आप इसने मुझे मेडिसिन बताइए, आप ज्वर के पेशेंट का HbA1c देखे हैं क्या, जिसको बुखार आता है, नहीं कफज सर। ग्रहणी रहता है? आप देखिए, कफज ग्रहणी में भी शुगर ज्यादा रहता है। जी बहुत सारी जी ऐसी बीमारियां हैं जो कफ से रिलेटेड रहती हैं, जैसे ज्वर है, कफज ज्वर, उसमें भी शुगर बढ़ा हुआ है। तो हमने केवल त्रिभुवन कीर्ति रस दिया, रस पे काम किया, शुगर लेवल नॉर्मल हो गया, रिवर्सिबल हो गया। तो संप्राप्ति क्या है वो आयुर्वेद के हिसाब से सोचना चाहिए। उनको मधुमेह बीमारी नहीं हुआ है, शुगर लेवल बढ़ा है बस, ऐसा है। जी सर, ओके। ठीक है, मतलब इंसुलिन बन रहा है लेकिन वो स्त्रोतोरोध की वजह से काम नहीं हो पा रहा है, वो काम करना है। जी। तो सर फिर मुझे लग रहा है कि ये मैक्सिमम लोगों का यही है। हाँ, आजकल लोग जंक फूड खा रहे हैं, अध्यशन कर रहे हैं, विरुद्ध अन्न खा रहे हैं, तो क्या होगा? सब आम ही तो है। वही वही सर, क्योंकि मैंने इतने केसेस अभी देख रही हूँ, तो फिर मुझे यही लग रहा है, क्योंकि क्रोनिक केस अभी मेरे पास कोई आया नहीं है। तो ये जितनी दिख रही हूँ और मैं देख रही हूँ कि ये डायबिटीज क्योर हो रही है, लेकिन हम लोग जैसे पढ़ते थे पहले और हम लोगों ने जैसे मॉडर्न में काम किया है, तो मतलब वही सर भी यही बताते थे कि डायबिटीज जो है वो क्योर हो ही नहीं सकती है, ये चीजें हो ही नहीं सकती हैं। तो ये चीजें हो रही हैं। इसलिए तो सर चरक सूत्र स्थान में दो तरह का बताया है, कि एक आवरण जन्य होता है और एक धातुषयात्मक, ऐसा बताया है चरक संहिता में। हमारे ऋषि मुनि बहुत इंटेलिजेंट थे, उनको सब चीज मालूम था। जी जी सर। जी। ठीक है, इसका रेफरेंस चरक सूत्र स्थान शायद 17 में है। मैं कभी तो चरक संहिता खोल के आपको बताऊंगा, आवरण जन्य और धातुषयात्मक का पूरा डिटेल में बताएं। ठीक है। सर वातज प्रमेय तो असाध्य ही लिखे हैं ना, तो मधुमेह उसमें से एक टाइप है ना। और जो आजकल की डेट में सॉल्व बोल रहे हैं वो सब सारे प्रमेय के अलग टाइप है ना।
या जिसमें बोल सकते हैं कि पैंक्रियाज की सेल्स डैमेज हो चुकी हैं, वो मतलब रिपेयर नहीं हो पाएगा, मतलब वो रिवर्सल नहीं है। जी नहीं मैम, अब अगर आप एलोपैथिक के डॉक्टर के पास जा रहे हो ना, तो सर वो हमेशा यही बोल देते हैं कि अभी डायबिटीज हो गई है, ठीक है, हम्म। तो बस डायबिटीज हो गई है तो इसका कोई क्योर नहीं है, आपको मेडिसिन खाना ही पड़ेगा। हम्म। तो इसी तो जब वो पेशेंट हमारे पास आ रहे हैं, उनका हम क्या कर रहे हैं, हम लोग सिर्फ स्रोतोशोधन कर रहे हैं, है ना, तो सिर्फ चैनल की ब्लॉकेज खोल रहे हैं और वो पेशेंट बिल्कुल वो अपना रिवर्स हो ही जा रहा है। तो नहीं ये मैम, चीजें। वो जो चरक ने जिसको लिखा है ना वातज प्रमेय में, देखिए वातज हम्म, प्रमेय में 4 है ना, 10 वाले कफज है, 6 पित्तज है और 4 हाँ जी, हाँ वातज जी, प्रमेय है। बात है, तो जो यस 4 यस। वातज प्रमेय है वो असाध्य ही है। तो आपके पास जो पेशेंट आ रहा है वो सिर्फ शुगर लेवल बढ़ने से वातज प्रमेय वाला नहीं हो गया मधुमेह ना, ये सोचिए हाँ, मैम, वो मेरे डायग्नोज कहने करना पड़ेगा ना मैम, हाँ, वो का हाँ। डिफरेंशिएट हाँ, करना शुगर पड़ेगा। लेवल बढ़ा है इसलिए वो डायबिटीज मिलेटस अपना मधुमेह है कि नहीं है, ये नहीं होगा। शुगर लेवल बढ़ा है ना ब्लड में बस। हम्म। जी जी। जैसे मैम बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, आप उनका देखो शुगर लेवल उनका कम ही बढ़ा रहता है, बट उनका HbA1c बहुत ज्यादा होता है, तो वो क्या करते हैं, जो मेडिसिन देते हैं उसमें वो शुगर लेवल को सिर्फ चेंज करते हैं, और शुगर लेवल तो वैसे भी चेंज हो जाता है, आप जैसी डाइट खा लीजिए उस हिसाब से चल जाता है, लेकिन HbA1c मतलब जब पैंक्रियाज की सेल्स को जहाँ पर प्रॉब्लम है वो नहीं रिपेयर हो पाता मैम, या वो रिपेयर हो सकता है हमारे आयुर्वेद में, लेकिन बहुत टाइम लगेगा, बहुत सारी चीजें वही हैं। आवरण अगर ठीक हो गया तो हो भी जाता है वो। जी सर, थैंक यू। वो आवरण हट गया तो सब चीज ठीक हो जाता है, लेकिन वो क्रॉनिसिटी कितना है उस पर डिपेंड करता है कि क्यूरेबल है कि नहीं है। ठीक है मैम। तनिका मैम आपका बहुत अच्छा, आपका थैंक यू, आपने बहुत अच्छा बात बताया। और कोई कुछ हेलो सर। बोलना चाहते हैं? हाँ सर। हाँ बोलिए मैम। हाँ, मेरे एक पेशेंट लीन पीसीओडी वाली है, उसको मेंसेस नहीं है 3 महीने से। बाकी कोई पेशेंट में भी कैसा ऐसा कभी हुआ नहीं। उसको लीन मैंने बदल पीसीओडी बदल के और दिए, मैंने क्वाथ सारे। नहीं, लीन पीसीओडी और वो नहीं आ रहे तो इसका क्या हेतु है? बात का प्रकोप है कि नहीं है वो देखना पड़ेगा ना। पित्त प्रकृति, पित्तवात है वो, इसके टिपिकल। बाद प्रकृति हो गया, लेकिन हेतु सेवन क्या हो रहा है? नहीं, वो बोल रही कुछ नहीं ले रही है नहीं, ऐसा सर। नहीं हो सकता। सत से सत की उत्पत्ति होती है। कार्य कारण सिद्धांत है कि कुछ कारण है इसलिए कुछ बीमारी है। आपको केस टेकिंग करना पड़ेगा। रात्रि जागरण कर रही वो है तो क्या? 3 महीने से ट्रीटमेंट स्टार्ट है। वो नमक वाली चीज बहुत सारी खा रही थी वो, अभी 3 महीने से तो उसने कंट्रोल किया है। नहीं तो आपने बस्ती दिया या नहीं, ग्रंथिरज वो उदयपुर है वो तो। वो ऑनलाइन एक बार आई थी पहली बार, फिर एक बार 2 महीने मेंसेस पहले नहीं आ स्पोर्टिंग रही है हुआ। तो इसमें हम ये सोच सकते हैं कि रस पाचक रक्त पाचक दीजिए आप। आर्तव हम्म। जनन का जो तिल का काढ़ा में गुड़ डाल के दे दीजिए। ग्रंथिरज हम्म। फॉर्मूला पाठाइंद्रव त्रिकटु दे दीजिए, और इससे आ जाएगा ना मैम। ताप्य दिलो नवायस लाओ दे दीजिए, पुष्प धन्वा रस फल घृत, इससे आ जाएगा। वहां पे ठीक। रस जो है, रस और रक्त का अच्छे से नरिशमेंट नहीं हो रहा है यूट्रस तक, इसलिए हो सकता है। एक तनिका मैम ने केस सॉल्व किया था ना, जो एमेनोरिया की, वो मैम बताएंगी आप? आपने किया था कि प्रीति मैम ने किया था, किसी ने किया था? तनिका मैम आपको याद है हाँ अभी? जी, हाँ जी सर, वो वही था सर, उनको एमिनोरिया ही था, और ये पीसीओडी वगैरह भी थी सर, बट सर वही उनका ग्रंथि पाचक हम लोगों ने दिया था, और साथ में सर उनको फिर कांचनार गुगुल था, चंद्रप्रभा वटी थी, नष्ट पुष्पांतक रस था सर। तो सर उनका फिर मैंने वेट लूज भी करवाया था और डाइट सर चेंज करवाई थी, तो वो ठीक हो गया था, सॉर्ट आउट हो गया था सर बस। हाँ, गीता मैम ऐसा करिए। वो भी 55 kg की है सर, तो वो तो डाइट में तो कोई ज्यादा चेंजेस नहीं डाइट कर ऐसे नहीं सकेगी। करना है, लंघन कराना है, आम पाचन करना है, बहुत ज्यादा हाँ। नहीं करना है। आम पाचन तो कर सकती है ना, उनको भूख हाँ, लगी। रस रक्त पाचक दे दी थी और गंती रज फॉर्मूला दे दूंगी। और ताप्यादी लोह की जगह कन्या लोहा दे दूं सर। दे दीजिए। और बिना भूख के खाना नहीं खाना है, और खाना खाना है तो इतना खाना ये खाना तो है समझाया है उसको। कि किसी के घर जाके भी खाना खा पाए, इतना आधा पेट ही खाना खाते हैं। और इसके पहले मैंने कुमारी आशा और रज प्रवर्तनी दी थी। अच्छा, उससे नहीं आया? हाँ, नहीं, वो 1 महीने से दोनों चालू था। 10 मूला रिस बीच में दिया था, 10 मूल क्वाथ दिया था। जी, लेकिन मैम आप दे रही हैं बहुत अच्छा है, ये स्त्रोत शोधन कर रहे हैं सब ठीक है, लेकिन आर्तव जनन भी कुछ दीजिए, आर्तव बनाने वाले।
जैसे तिल का काढ़ा है, आर्तव जनन बताया गया हाँ, है। तिल का काढ़ा है और अजमा का क्वाथ है, वो दो दे रहे हैं सर। एंडोमेट्रियम लाइनिंग अच्छा करना है तो ग्रंथिरस फार्मूला दे दीजिए। मैम तिल और गुड़, काला तिल और हाँ गुड़ मैम, हाँ, उसका भी। हाँ वही जी, वही चालू है। हाँ हाँ, जी, हाँ जी। ग्रंथिरस फार्मूला दीजिए मैम, अच्छे से एंडोमेट्रियम थिकनिंग अच्छा होगा, हो जाएगा। और थोड़ा लोहा कल्प दीजिए, ताप्या दिलो नवायस लो दे दीजिए, ओके। हो जाएगा प्रणाम। मैम। और थोड़ा सा स्नेहन करिए, पल घृत वगैरह दीजिए। हाँ, फल फ्रूट दूं या शतावरी घृत दूं सर? पल घृत जो है वो रसायन रहता है, शतावरी घृत ब्रीहन करता है रसायन। पल घृत हाँ, ज्यादा अच्छा रहेगा। ओके। हाँ, डॉक्टर जागीर सिंह जी कुछ बोलना चाहते हैं? सर प्रणाम सर। हाँ सर बताइए। सर जो केस अभी डिस्कस हो रहा है सर, सेम केस मेरे पास था और मेरा केस भी ठीक हुआ सर, मैंने बताना था उस केस को भी। हाँ हाँ सर बताइए। सर पेशेंट केस थी 32 ईयर एंड सर वो ऐसी था डॉक्टर सर, वो भी जैसे ना लीन थी, जैसे डॉक्टर बता रहे हैं पित्त प्रकृति में था पेशेंट, बात पित्तज में था वो, और लीन थीन था बिल्कुल पेशेंट यूं ही। और पिछले 6 साल से उसको ना कभी मेंसेस आगे कभी नहीं आए, एक दिन मैक्सिमम एक दिन आता था बस, और कभी कभी नहीं भी आता था, उसका ये हिस्ट्री था डॉक्टर साहब। और सर वो हमारे जैसे ना, मैं आयुष यूनिवर्सिटी हमारी है कुरुक्षेत्र में, तो यहीं पर डॉक्टर है, और उसने गैनी डिपार्टमेंट में भी काफी ट्रीटमेंट कराया था, मात्र अवस्थी या दूसरी अवस्थी जो भी है उन्होंने सब कुछ लिया था सर वो। तो सर फिर वो केस अचानक मेरे पास आ गया, क्योंकि डॉक्टर है वो यहाँ पर, फिर मेरे से कंसल्ट किया कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे क्या किया जाए। तो सर मैंने उसके प्रति देख के सर उसको सबसे पहले तक दीपन पाचन करवाया उसका, मैंने दाड़िम चूर्ण से मैंने दीपन पाचन सर स्टार्ट कराया, दाड़िम चूर्ण मैंने दिया था उसको, आरोग्यवर्धन दी थी मैंने उसको, और सर साथ में सूर्य रस भी दिया था। और सर उसको कॉन्स्टिपेशन में थी हल्की फुल्की सी, तो उसको मैंने एरंड तेल विद शुंठी चूर्ण के साथ दिया था रात को। और सर फीजर भी है, तो पेशेंट ना डर रहा था कि मैं मेडिसिन लूं या नहीं लूं, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप लीजिए, और मैंने उसको सर क्या नाम इसके कुमारी अशव प्लस 10 मैंने स्टार्ट किया शुरू में जी। सर। उसके बाद कुछ दिन के बाद मैंने फिर चेंज किया ट्रीटमेंट में, और ट्रीटमेंट में सर जैसे सूत्र रस मैंने बंद कर दिया, उसके साथ साथ सर मैंने उसमें स्टार्ट किया था अपना जो ग्रंथिरज फार्मूला है वो मैंने स्टार्ट कर दिया उसके साथ साथ। और सर इसके में साथ मेडिसिनल मैंने फल घृत मैंने स्टार्ट किया था। और सर एक ना लता क्रंच के अलग से मैंने उसको टेबलेट दिए, मैं साथ में ये भी आप ले लीजिए। तो सर उसका सर कल ही उसको मतलब पीरियड स्टार्ट हो गया, और वो बड़ी खुश थी। आज उसका फोन आया था कि डॉक्टर साहब आज 2 दिन से मेरा फ्लो बहुत अच्छा है और पेन भी नहीं है, और मैं बिल्कुल सही। तो सर थैंक यू वेरी मच, आपके आपके मार्गदर्शन में सर ऐसा हुआ, और बहुत अच्छा लगा मुझे सर कि एक पेशेंट जो खुद डॉक्टर है और मुझे कंसल्ट करे। और सर सबसे बड़ी बात यह है कि उस डॉक्टर ने, कि गैनी डॉक्टर को, जो एक ना जो रेडियोलॉजिस्ट होते हैं उसने उसको बताया, और वो एमबीबीएस एमडी डॉक्टर, उसका मेरे पास एक फोन आया कि डॉक्टर साहब मुझे सेम प्रॉब्लम जैसे उस डॉक्टर को है। तो सर बहुत अच्छा लगा कि इस तरह से अच्छे डॉक्टर का फोन आता है और एमबीबीएस डॉक्टर का फोन आता है, कि पूछते हैं कि हाँ क्या फार्मूला था, आपने कैसा फार्मूला दिया, क्या मेडिसिन दी। तो थैंक यू वेरी मच सर। जी। तो गीता मैम आप ये सब ट्राई कर सकते हैं। हाँ, वो कुबेरस तो दिया, एक फलग्रुत और ग्रंथिरज ही मैंने नहीं दिया, बाकी तो सारा दिया है। ग्रंथिरज मैम वरदान है स्त्री रोगों के लिए, बहुत ही अच्छा दवाई तो है। मैंने सोचा ज्यादा ब्लीडिंग हो तो ही देना है। नहीं नहीं, हर गायनेक पेशेंट को देना है, हर को। ओके, वो तो है जैसे मेरे हम पास। जैसे हम दीपन पाचन अनुलोमन ये करते हैं ना, तो हर गायनेक पेशेंट को ग्रंथिरज फार्मूला देना है, हर को। एक शुद्ध शेखर नहीं दिया है सर, बाकी तो सारे, दाढ़ी मस्तक दिया है, वो सारे दिया है। जी, आप ये दीजिए। और घृत का मतलब स्नेहन भी होते रहना चाहिए, कि एक कहीं मुझे रुक्षता है तो। सुकुमार कसाई नहीं दिया है इसको, मैं ये देती हूँ मेंसिस के पहले। एक ये पेशेंट को मैंने सुकुमार कसाई भी नहीं दिया है। हाँ दे दीजिए मैम। ओके। ठीक है मैम, आप फिर बताइएगा क्या हुआ क्या। ओके। सर एक पेशेंट और था सर मेरा जो ठीक हुआ, आज उसका बता देता हूँ सर। सर एक डिप्रेशन का पेशेंट था सर, वो मेरे पास 10 दिन में ठीक हुआ सर। और ये डॉक्टर अपने प्रशांत भट्ट जी हैं, उनका फार्मूला सर ने बताया था, एक बार बीच में डिस्कस हुआ था यहाँ पर कोई केस ने बताया था सर, मैंने वो सेम फार्मूला उसमें यूज किया था। तो सर वो पेशेंट भी मेरा ठीक हुआ सर, 10 दिन के ट्रीटमेंट में काफी मतलब काफी खुश था सर पेशेंट, वो दोनों हस्बैंड वाइफ। उनका उनसे बात हुई थी आज, तो हुआ सर उसका। थैंक यू क्या क्या उसमें क्या क्या दिए थे, थोड़ा बताइए ना केस। सर। वो मैरिड मैरिड है कपल, और 1 साल का बेटा है उनके पास। और सर उसको भी पिछले 3-4 महीने से ही प्रीमेच्योर की थी, कि बिल्कुल भी होल्ड नहीं कर पाता था वो, एकदम से गर्भपतन उसको हो जाता था। तो सर मैंने उसको हिस्ट्री लिया उसका, और हिस्ट्री में सर उसको एक तो रात्रि जागरण का उसका था, जो वो वीडियो बड़ा देखता था, मैंने उसको बंद करवाया उसका सर।
और उसका सर कॉन्स्टिपेशन था, मैंने कॉन्स्टिपेशन ठीक किया उसका सर। साथ साथ सर साथ में मैंने उसको मंथरस दिया था। और एक उसको कॉन्स्टिपेशन थी तो मैंने ये सर पंचसंकार चूर्ण मैंने रात को खाने को दिया उसको। और सर धातु पौष्टिक चूर्ण दिया था सर। और सर एक बीच में कामनी विद्वारण विदारम रस सर एक आता है, मैंने सर वो भी स्टार्ट किया था। उसके पर सर पेशेंट ने लिया नहीं, वो उसने ड्रॉप कर दिया, कहते हैं तो महंगा है तो नहीं ले पाया, उसने लिया नहीं सर वो। और सर फिर मैंने उसके जगह उसको स्टार्ट किया दूसरा एक और, सर मेरे याद नहीं रहा सर, एक ना वैद्यनाथ का एक योग आता है जो सर ने बताया था, तो उसको 32 टेबलेट में आता है सर, वो दिया था मैंने उसको, तो उससे पेशेंट ठीक है सर। जी बहुत बढ़िया। जी सर, थैंक यू सर। ठीक है, गीता मैम आप करिएगा फिर हमें बताइएगा। ओके ओके सर, वो मैं कुरियर करती हूँ ना कल, तो डाल देती हूँ। जी और सर एक डायबिटिक पेशेंट का मैंने पहले जिक्र किया था, हाँ 2 मिस हुआ है। और 9 मंथ सीएस के बाद 2 घंटे और 4 घंटे के बाद उसका मेल चाइल्ड डिलीवरी के बाद एक्सपायर हो गए हैं। वो पेशेंट विरेचन नहीं कराना चाहती, अभी प्रेगनेंसी नहीं है पर पीक कंसीव के लिए, और वो इंसुलिन पे है, रोज चेक करके अपने हाथ से इंसुलिन लेती है और डॉक्टर को आप रिपोर्ट। आप अपना एक एड्रेस दीजिए, मैं आपको ना विरेचन वटी भेज दूंगा गुजरात से आने के बाद। तो ना वो गोली ना चुपचाप उनको बोले रात को खा लेना, ठीक है, और कुछ बोलिएगा मत। सुबह 3 बार लूज मोशन हो जाएगा ना, बोलिएगा सुबह आपको पेट साफ होगा तो नींबू पानी पी लीजिएगा, तो अपने आप विरेचन हो जाएगा। आप बोलिए मत ना उनको कुछ, नहीं, चुपचाप। वो नहीं, क्लासिकल विरेचन नहीं करवाना चाहती, उसका कोई टोच बात नहीं, वो पोच। मेरा विरेचन वटी दे दीजिए, हो जाएगा, पूरा काम हो आप जाएगा। क्लासिकल की जरूरत नहीं पड़ेगी ना सर। नहीं 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 पड़ेगी। और उसमें बाकी का कौन सा योग स्टार्ट करवाऊं? अभी तो दीपन पाचन में तो मैंने आरोग्यवर्धिनी, अग्नि तुंगी गति और चित्रकादि चालू करवाया। हाँ, और विरेचन कराइए, और पॉसिबल है तो बस्ती कराइए। हाँ, योग बस्ती का तो मैंने बोला कि आप विरेचन नहीं करवाओगे तो वो कोर्स तो आपको करना पड़ेगा। हाँ, और बाकी आपको क्या गर्भ संस्कार करना है ना? नहीं, उसको 9 मंथ तक वो बच्चा हाथ में आए ऐसा कुछ करना है, वो तो एक्सपायर्ड हो आप, जाते हैं ना उसके बच्चे। कोई बात नहीं, आप बोले फलगृत खिलाए, आप फलगृत खिलाइए, नश पुष्पांतक रस, गर्भपाल रस पहले से ही शुरू कर दीजिए। और उनको वृश्य योग दीजिए, हमारे सर के फॉर्मूला बुक से देख के वृश्य योग दे दीजिए, हाँ, उससे वो मेरे पास गर्भाशय है। को। हाँ, जी वो वो, लेडीज को वृक्ष योग दूं। हाँ, उससे ना, क्योंकि उसमें अश्वगंधा है, शतावरी है, हाँ। शतावरी प्रजास्थापन गण में भी है। अश्वगंधा बल देगा, यूट्राइन मसल्स को ताकत देगा, होल्डिंग पावर बढ़ाएगा। और हम्म। कपिकच्चू है, और उसमें क्या है, उसमें शुंठी है। ये सब हाँ, अच्छे अच्छे द्रव्य है, तो वृश्य योग दोनों को देना है, हस्बैंड वाइफ दोनों को। और उनको बस्ती दे देंगी तो वो ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और फलगृत दे दीजिए, फिर पुष्प धनवा रस दे दीजिए, और तापे दिलो नवाय स्लो से रक्त धातु को अच्छा कर दीजिए। और जब वो कंसीव हो जाएंगी तो उनको 9 महीने मासानुमासी द्रव्य दे दीजिए, और दाढ़िमा हाँ। वाले। और फिर यही सब करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, पर अभी वो डायबिटीज के लिए कुछ, उसकी डायबिटीज की वजह से दोनों बेटे एक्सपायर हुए हैं। तो वसंत कुसुमा का रस है ना अपना। वो कंटिन्यूस चला के रखू ना, उसको हाँ बदल बदल के। हाँ प्रेगनेंसी में भी वो अभी वसंत कुमार सुकुमार देती हूँ, फिर उसको उसके बाद स्वर्ण मालिनी देती हूँ। हाँ, वो दे दीजिए उनके। आपको ये करना है कि उनके धातुओं को बल बढ़ा के रखना है। पहले हमें शोधन करना है, फिर धातुओं को बल मिलना चाहिए 9 महीने तक, कि डायबिटीज की वजह से वीकनेस ना है कि वो होल्ड नहीं कर पा रहे, निकल जा रहा है। तो नहीं, निकल गर्भाशय नहीं को, जाएगा ऐसा। वो सीजेरियन के बाद 4 घंटे के बाद पहला बच्चा एक्सपायर हुआ था, दूसरी बार सीजेरियन के बाद 2 घंटे के बाद। वो मतलब आईसीयू वो में था बच्चा बच्चा। जो है वो सस्टेन नहीं कर पा रहे, बाहर का हाँ। वातावरण। मतलब हाँ, माता का गर्भाशय इतना मजबूत होना चाहिए कि बच्चा बाहर आए तो वो जी पाए। क्योंकि वो बच्चे को भी शुगर था। वो ठीक है, लेकिन माता को, आप जीवने गण का गोली आता है, जीवने जीवक ऋषभंग मेधा महामेधा काकोली शिर हाँ, काकोली, उसका ग्रेन्यूल्स है मेरे पास और घृत भी है सर। तो वो घृत दे दीजिए ना उनको, जीवने घृत, तो वो जीवन देने का कार्य करता है। ओके। या प्रजास्थापन गण के द्रव्य दे दीजिए, हाँ, हो वो जाएगा। उसकी टेबलेट है मेरे पास, 1-1 ग्राम हाँ की है। जी, हो जाएगा मैम। फिर वय स्थापन कभी दीजिए, जैसे आंवला है, वय स्थापन में क्या क्या है, आंवला है, ब्राह्मी है, पुनर्नवा है, गुड़ूची है, वो दे दीजिए बदल बदल के।
हाँ वो तो उसको आंवला तो मैंने बोल दिया कि आपको रोज 2 खाना है, कच्चे क्योंकि ही लेना। बच्चे का वय का स्थापन करना है मैम, बच्चे का वय का स्थापन करना है, तो Yes, इसलिए वय स्थापन गण, प्रजा स्थापन गण, प्रजा का स्थापन करना है, ये स्थापन गण वाले सारे द्रव्य अच्छे हैं, है ना मैम? स्थापन तो मिल जाएगा, हाँ उसका टेबलेट मिल जाएगा। जी। और गर्भपाल रस दीजिएगा, वो गर्भ की हाँ रक्षा करेगा पूरा 9 महीने हाँ, वो बाद। तो कंटिन्यूस 9 महीने चलाऊंगी। मासानुमासिक, गर्भपाल, स्वर्ण वसंत मालिनी और धात्री लोक, या वो बदल बदल के वो रसायन एक सुबह रहेगा उसका, जी आम्ल की रसायन या धात्री रसायन या कुछ धात्री लो, ऐसा बदल के रखती हूँ मैं। जी। और न विरेचन जो लोग नहीं करते हैं ना, तो वो हम्म। एक विरेचन वटी आती है, वो रात को दे दीजिए, सुबह अपने पेट साफ हो जाता है। ओके। और कोई पेशेंट ऐसे नाराज नहीं होता है, वो पेट साफ होने के बाद ना अच्छे से वो पेशेंट बोलते हैं थैंक यू डॉक्टर, ऐसे बोलते हैं। नहीं, उस ये पेशेंट ऐसी थी कि उसको जब डायरिया वोमिटिंग होता है तो एडमिट होना पड़ता है शुगर की वजह से। तो बोल रही कि अगर ऐसा कुछ हो गया, ज्यादा डायरिया हो गया और मुझे एडमिट होना पड़े तो मैं और परेशान हो जाऊंगी। अभी तो आप बेटी। बोलिए ही मत ना, आप बोलिए ही मत ना कि आप कुछ हाँ, दे। वो ऐसे ऐसे लेने के लिए तो तैयार है, नित्य विरेचन के लिए तैयार है। हाँ तो ऐसे ही करिए, नित्य विरेचन ही हाँ, करिए, उसके लिए तैयार है, पर ये क्लासिकल नहीं लेना है उसको। मत ले वो। हाँ हमें तो उनको मेन टारगेट है शुद्धि करना, हाँ मत बस। करिए। हाँ हाँ तो वो मेरा जो शॉर्ट वाला विरेचन है उसको वो भी लेना है, हाँ 5 दिन का मैं देती हूँ ना, वो भी लेना है। हाँ दे दीजिए। बस वो तो क्या उसमें। रसायन अध्याय वाला है क्या, हरित की और हरित की नाम से चूड़ना नाम, वही वाला क्या? नहीं, वो 5 दिन तक मैं पीसीओडी वाली होती है ना कोई भी, तो उसको शतावरी या ऐसे घृत पिला के देती हूँ। हाँ हाँ फल दे घृत या दीजिए, शतावरी 5 दिन तक, सुबह शाम 4-4 चम्मच, फिर दूसरे दिन 7-7 चम्मच ऐसे करके देती हूँ। दे दीजिए। और हाँ। नित्य विरेचन ही दीजिए मैम, ओके। सही है। वो एक तनिका मैम ही बोल रही थी ना, हर शनिवार को वो विरेचन करा रही थी पेशेंट हाँ, को। वो स्किन में तो मैं कराती हूँ, वो तो स्किन में तो वीक में 2 बार कंपलसरी रहता है उसका। जी तो ठीक है ना। हाँ क्या है ना मैम, इस दुनिया में अलग अलग सोच वाले लोग रहते हैं, तो हम अपने जिद पे अड़ गए कि नहीं हम क्लासिकल विरेचन नहीं कराएंगे, क्लासिकल, तो पेशेंट फिर हमारे छूट जाते हैं। हमें पेशेंट का माइंड भी समझना है, वो क्या कर रहे हैं, उस हिसाब से दवाई को मॉडिफाई कर सकते हैं, ट्रीटमेंट हाँ, को वो तो मॉडिफाई। बराबर। वो क्या, मैंने कभी कोई भी कंप्लेन वाले है उसमें, ऐसे कोई कंप्लेन वाले है क्या, ऐसे हिस्ट्री वाले है उसमें मैंने क्लासिकल ही किया है। तो फिर मेरा मन भी नहीं मान रहा था, और ये कल बोल रही थी कि वो 5वें दिन आऊंगी, तब तक मुझे दीपन पाचन दे दो। तो फिर मैंने दीपन पाचन तो दे दिया, पर मैं बोला एक बार मैं पूछ लूंगी, आप आओ उसके बाद डिसाइड करेंगे, आप तब तक सोचो क्या करना है। नहीं तो आप नित्य विरेचन दीजिए ना उनको 5 दिन, ओके। ओके। फिर हर महीने दे दीजिए, 2-3 महीने दे दीजिए, और बाद में आप बोलिएगा कि अब आप चांस लो, कंसीव करो। ना, वो 3 महीने का तो बोला, क्योंकि बाद में मैं वो तो आप रोज ये दे सोचिए, दूंगी, वो 3 महीना तो। में आप उनको कितनी बार विरेचन करा चुके होंगे, नित्य विरेचन से कितना शुद्धि हो चुका होगा, अच्छा हो हाँ, वो जाएगा। भर तक की तो डेली देती हूँ, उसके बाद में हाँ 3 महीने तक डेली उसका रहता ही है, क्योंकि वो विरेचन बीज की क्वालिटी के लिए तो विरेचन ही बेस्ट रहेगा सर। बराबर। कि दोनों की वो मिस हो रहा है तो जेंट्स में भी वो देना पड़ेगा, शुक्र शोधन और रसायन बाजीकरण सब उसमें भी देना पड़ेगा, वो एक अकेली लेडीज का तो रोल थोड़ा है। जी हो जाएगा मैम, सब अच्छा ओके। होता है। ओके। ठीक है। और वो मैम बोलते हैं ना ओंकार का जप करना है, जो जो अंजना मैम बताती है ना, उससे गर्भ को स्थिरता मिलती है पूरा। हाँ, वो बोल देती हूँ, चलो। जी ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। वीना मैम आप कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए प्लीज। तकदीर सिंह जी कुछ बोलना है, बोलिए। जगदेव सिंह जी, वर्षा मैम, तनिका मैम, सरिता मैम। ठीक है। और मैम गीता मैम, आप वो डॉक्टर सरोज देसाई मैम को जानती हैं क्या? सरोज देसाई मैम? नहीं सर। अच्छा हाँ। कहाँ है? वो हमारे आयुष दर्पण पे आती थी, और वो धन्वंतरी भगवान का बहुत पूजा करते हैं, अश्विनी कुमारों का। तो हम्म। नया सर के मतलब स्टूडेंट है
वो हमारे इसमें थी, वो आपके बारे में बहुत तारीफ करती थी। हाँ आप वो नहीं जानते, लेकिन वो आपको जानती है। हाँ वो तो ठीक है, मैं उनका नंबर दूंगा, आप उनसे बात करिएगा, वो आपको जानती हैं। हाँ दे देंगे ना सर। ठीक है। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज। हरिहर सर, हम आपके देश में आ रहे हैं कल फिर से सर। ठीक है, अभी किसी को कुछ नहीं बोलना है तो सेशन बंद कर दूं? अभी मैं सेशन बंद करता हूं, अब हम कल सुबह मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, प्रणाम सभी लोगों को। प्रणाम, गुड नाइट, शुभ रात्रि।